हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोगों के लिए शादी एक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग सुबह का वक्त। समारा की रातें तो पूरी तरह से अंश की बाहों में इसी तरह कसे कसे बीत गई थी। वो काफ़ी बार तो कोशिश की थी कि वो अंश के हाथ को अपने ऊपर से हटा पाए, लेकिन जितनी बार वो कोशिश करती उनसे दूर जाने का, उतना ही ज़्यादा वो और अंश के करीब आ जाती। जैसे रात भर अंश सो ना रहे हों, बस उसके ऊपर अपनी निगाहों को टिकाए हुए हों। और सुबह का लगभग 6:30 का वक्त होता है जब अंश अपनी आंखों को लगातार खोले हुए समारा को ही देखे जा रहे थे, और समारा ने भी धीरे से अपनी आंखों को खोल लिया था। वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी इस हालत में अंश के करीब सोए हुए। जैसे वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, अंश अपने चेहरे पर बहुत ही प्यारे से स्माइल लिए हुए उसके पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, हाउ वाज द नाइट? अच्छी नींद आई? समारा सुबह सुबह ही अंश की बातें, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट थी, उनसे डरना शुरू कर दी थी। और वहीं वो डरते हुए अपने होठों को कपकपाते हुए कहती है, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वहीं अंश उसके बालों को प्यार से अपने हाथों से पीछे करके उसके कान के पीछे लगाते हुए कहते हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है। और शादी में पत्नी को क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता। शादी में मैटर करता है कि एक पति को क्या अच्छा लग रहा है। और अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया भी नहीं है, तो फिर तुम्हें इतना रोना क्यों आ रहा? मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते समायरा, और अगर इसकी वजह तुम खुद बनोगी तो मैं तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा। सो स्टॉप क्राइंग। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं, यही तुम्हारे शरीर के लिए बेहतर होगा। आज तक समायरा को इतना डर कभी भी नहीं लगा था अंश से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंश किस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें पूरी तरह से इस वक्त शांत तो थी, मगर उसमें एक अलग सा पागलपन नजर आ रहा था। और उसे अभी तक इस बात की वजह तो मिली ही नहीं थी कि आखिर अंश उसके साथ इस तरह रिएक्ट कर क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ थोड़ा तेज चिल्लाने की वजह से? समायरा धीरे से अपनी निगाहों को अंश की तरफ करते हुए बहुत ही प्यार से कहती है, अब मैं जा सकती हूँ यहाँ से? अंश अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, अभी नहीं। तुमने मुझे गुड मॉर्निंग बोला? समायरा धीरे से कहती है, गुड गुड मॉर्निंग। अंश कहते हैं, पूरा बोला करो तुम, बार बार क्यों सिखाना पड़ता है तुम्हें? पूरा बोलो। और ये बोलते हुए उनके हाथ, जो कि समारा के लंबे लंबे बालों के पीछे कस चुके थे, जिससे समारा को हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया था, वो अपनी आंखों को बंद करके अपने जैसे ही सर को पीछे करते हुए अंश उसके चेहरे को और अपने करीब लाते हुए कहते हैं, बोलो। समारा धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग हस्बैंड जी। अंश उसके गालों पर प्यार से दोबारा से हाथ हिलाते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई गुड वाइफ। बस इतना ही तो बोला था करने के लिए, तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है? अभी तो आगे बहुत कुछ करना बाकी है। और वो अचानक ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाते हैं, और साथ ही समारा के ऊपर से भी, और साइड से नीचे बेड से उतर करके समारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक ज़रा तुम चेक कर लेना, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ये सुनकर समारा काफ़ी हैरान होते हुए अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए पूछती है कि क्या? वो इस वक्त बैठ तो चुकी थी, लेकिन वो इस वक्त जिस कपड़ों में थी, ऑब्वियसली वो अंश के सामने ऐसे तो नहीं रह सकती थी। और अंश की बातों से वो काफ़ी ज़्यादा घबराने भी लगी थी। वहीं अंश कहते हैं, पूरी रात हम चिपक कर सोए हैं ना, तो हो सकता हो कुछ ऐसा वैसा हो गया हो सकता हो तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया हो। ये सुनकर समारा, जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने मौसी से बोला था कि मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगी और बच्चा लेकर। मौसी तो मार डालेंगी और साथ में पूरा गांव भी मुझे। लेकिन अभी इसकी पूरी बात खत्म होती तभी अंश कहते हैं, किसी की हिम्मत है जो तुम्हें घूर कर भी दिखाए? मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। अब जितना तकलीफ़ दूंगा सिर्फ मैं ही दूंगा, तो डर लगता है तो सिर्फ मुझसे लगे। तुम्हारा हर इमोशन सिर्फ मेरे साथ जुड़ा रहे, इसमें तुम्हारी भलाई है समायरा। अब उठ जाओ और फटाफट से रेडी हो जाओ। समायरा इस वक्त अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किए हुए जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं, और उसको इस तरह जाता हुआ देख करके अंश हंसते हुए कहते हैं, यह फिर फंसेगी।
अंदर जाने के बाद समारा शावर को ऑन कर दी थी और धीरे धीरे अपने बाकी के कपड़ों को उतारते हुए बस एक ही बात सोचे जा रही थी। क्या हो गया इन्हें? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं मुझसे? कौन सी बड़ी गलती कर दी है मैंने? और क्या ये ऐसे भी हो सकते हैं? और कौन कौन सा रूप देखना बाकी है अभी इनका? मुझे तो लग रहा था कि बस गोली मार सकते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये तो मुझे चिपका चिपका करके और ज़्यादा। नहीं नहीं भगवान, मैं ये सब और दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लगभग थोड़ी देर तक इसी तरह से शावर लेते लेते उसके आधे घंटे बीत चुके थे, जहाँ इस वक्त अंश अपने जिम से वापस आ गए थे और वहीं समारा अभी भी शावर ही लिए जा रहे थे। और अब लगभग 1 घंटा 45 मिनट होता है। अंश, जो कि टाइम को बहुत ही ध्यान से देखते हुए बाथरूम के ठीक बाहर आकर के खड़े होते और दरवाजे को नॉक करते हुए कहते हैं, मैडम, बाहर भी आना है। समारा को इस वक्त अंश के सामने नहीं जाना था और उसे यही एक अच्छा बहाना मिला था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बाथरूम में ही बिताए। वहीं अंश के इस तरह से बुलाने पर उसे ज़बरदस्ती दरवाजे को खोलना ही था, जिसकी वजह से वो भी जैसे ही अपने कपड़ों को लेने के लिए पीछे की तरफ मुड़ती है, वो देखती है कि हैंगर में यहाँ पर उसका कोई भी कपड़ा नहीं है और आसपास के जगहों में भी कोई भी कपड़ा तो था ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ उसके लिए वाइट वाइट टॉवल्स थे और अगर वो सिर्फ टॉवल रैप करके जाएगी तो और ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाएगी। और फिर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं जल्दी जल्दी में कपड़ा भी लाना भूल गई। ये बात अंश सुन तो नहीं रहे थे, लेकिन अंश को पता था कि इस वक्त समारा को क्या परेशान कर रहा है और वो आराम से दरवाजे से टिके हुए कहते हैं, कुछ भूल गई हो तुम? समारा डरते हुए कहती है, नहीं तो इतने दिनों तक तो मैंने इन्हें झेला ही है ना, अगर मैं ज़्यादा डरूंगी ना तो इनको तो मज़ा ही आएगा। मैं पूरे अकड़ में बात करूंगी। हाँ, और फिर मैं झगड़ा करूंगी, मैं अपने लिए हक के लिए लड़ूंगी भी। इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। और ये बोलते हुए वो काफ़ी गुस्से में आकर के दरवाजे के ठीक पीछे खड़े होते हुए कहती है, मेरा कपड़ा दीजिए, मैं भूल गई हूँ लाना। ये उसने जानबूझ करके बिल्कुल अच्छे टोन में बोला था, जैसे कि वो नॉर्मली अंश से बात किया करती थी। लेकिन अंश कहते हैं, क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे? समारा चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा कपड़ा लाकर दीजिए, मैं भूल गई हूँ। अंश अपनी मावे से कोड़ते हुए कहते हैं, कम ऑन, अब इतना प्यार से बात करोगे मुझसे? जैसे ही समारा ने ये सुना था, वो दोबारा से अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए कहती है, क्या मैंने प्यार से बात किया है? ये कहीं मुझे ताने तो नहीं मार रहे? और एक बार अभी वो और चिल्लाती कि तभी दरवाज़ा, जो कि हल्का सा अनलॉक होने की आवाज़ आई थी, जिसे समारा जल्दी से पीछे होती है और जाकर के पर्दे के पीछे छुपने लगती है। वैसे तो वो पर्दा भी ट्रांसपेरेंट था और अभी दरवाज़ा खुलता उससे पहले ही समारा ने अपने आप को जैसे तैसे बस टॉवल से रैप कर लिया था। अभी वो टॉवल का छोर खोज पाती उससे पहले ही अंश दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, कुछ कह रही थी तो? सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। समारा अब ग्लास के इस वक्त दरवाजे के पीछे छुपे होकर के ये सोच रहे थे कि अंश को कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। वहीं अंश एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या बात? लेकिन ये बोलते हुए जैसे अभी वो समारा को देख पाते, उस छोटे से टॉवल में वैसे भी उसका कोई ज़्यादा शरीर कवर तो हो नहीं पा रहा था, जिससे अंश उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, कुछ बोल रही थी तो मुझसे? क्या मुझे अंदर बुलाना चाह रही थी? समारा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, ना 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 ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो मैं वो मैं मुझे कपड़े चाहिए थे। अंश उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं तो तुम्हारे शरीर पर कपड़े इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? समारा मुंह से कोड़ते हुए कहती है, ये तो बहुत छोटा है, मुझे ऐसे कपड़ों में रहने की वो आदत। लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? कभी नीचे से खींच रही हो, कभी ऊपर से, पता चले कहीं का भी ना रह जाए वो। समारा अंश के इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आप बहुत अच्छे थे और मुझे लगता था कि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे आप। और ये बोल कर के वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए रोना शुरू कर दी थी। तभी अंश के उसके पास जाकर के अपने हाथ को आगे बढ़ाते और उसके गालों के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, हे श्श, तुम्हें कहाँ पता अभी मैं कैसा हूँ? अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डीलिंग डीलिंग खेल रहा था, अभी मेरा मन कर रहा है थोड़ा हस्बैंड वाइफ भी खेल लूँ। और अभी 1 महीने तुम्हें मेरे साथ रहना है,
1 महीने में मेरा मन भर जाएगा तुमसे। उसके बाद जहाँ मन चाहे वहाँ जाना। आई डोंट गिव अ फकिंग केयर। अभी चलो। समायरा रेजिस्ट करना चाह रही थी अंश को, लेकिन अंश ने बहुत ही ज़ोर से उसकी कलाई को पकड़ रखा था और उसको बाहर लाते हैं और उसको सामने यानी वार्डरोब के सामने ले जाकर के खड़ा करते हुए कहते हैं, चलो कपड़े निकालो। समायरा डर करके अपने टॉवल को अच्छी तरह से अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए हल्का पीछे जाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं उतारूंगी। अंश जो कि वार्डरोब से अपने कंधे को टिकाते हुए कहते हैं, मैंने वो उतारने के लिए कहा भी नहीं है, वार्डरोब से कपड़े निकालो अपने लिए। समायरा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और फिर सामने की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए कहती है, वो तो मैं खुद ही निकाल लेती, आपको कहने की क्या ज़रूरत है। अंश जो कि ज़ोर से अपने हाथ को वार्डरोब पर मारते हुए कहते हैं, जितना कहा है उतना करो। जैसे दांत पीसते हुए अंश गुस्से में उसको देखकर ये बोल रहे थे, वो जल्दी से वार्डरोब का दरवाज़ा खोलती है। और कपड़े को निकालते हुए कहती है, मैं जाऊँ पहनने। उसने अपने हाथ में एक धानी कलर का सूट ले रखा था। वहीं अंश उसके हाथ से उस कपड़े को रखते हुए कहते हैं, अब से तुम सिर्फ साड़ी पहनोगी। मुझे तुम साड़ी में ज़्यादा सुंदर लगती हो और तुम्हें देखने का बार बार मन करता है। और अपने हाथ से वो दूसरा कपड़ा यानी कि एक साड़ी निकाल करके समारा के हाथ में देते हुए कहते हैं, इसे पहनो। वो साड़ी डार्क मरून कलर की थी, जो कि उसके गोरे बदन पर काफ़ी अच्छी लगती और अंश ने उसे इमेजिन भी कर लिया था। थोड़ा देर वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रह जाती है, जैसे उसका दिमाग का प्रोसेसिंग अभी काम कर रहा हो। अंश जो कि उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, हेलो, कहाँ गायब हो गई। समारा जो कि धीरे से कहती है, मैं यहाँ आपके सामने नहीं बदलूंगी, मैं जाकर। अंश जो कि उसको जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, गो। ये सुनते ही समारा को थोड़ा खुशी मिली थी और वो भाग करके जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाती है और कपड़ों को चेंज करना शुरू कर देती है। और वहीं वो खुद से कहती है, भगवान करे आज पूरा दिन इसी कमरे में बंद रह जाऊँ, मैं उनके सामने ना आना पड़े। ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ कोई सुबह सुबह ही यहाँ पर हाजिरी देने के लिए मौजूद था। यहाँ पर क्रिश आ चुका था और क्रिश लगातार अर्जुन को कॉल किया जा रहा था। सर प्लीज़ फ़ोन उठा लो, आज मरने वाला हूँ मैं, कम से कम आखिरी बार आपसे मिल तो लूँगा। दूसरी तरफ से अर्जुन जो कि फ़ोन पे क्रिश को समझाते हुए कहते हैं, कोई नहीं यार, आ रहा हूँ मैं, इतना क्यों डरता है तो उससे। क्रिश जो रोंदू सा मुंह बना करके गार्डन के पास आते हुए कहता है, सर जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे ना, मैं अंश सर को फेस नहीं करूँगा। अभी आप जानते ही नहीं उनको, उनका गुस्सा सिर्फ मैं झेला हूँ। अर्जुन भी वैसे तो गाड़ी लेकर के अपने ऑफिस की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन क्रिश के इतने रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अपनी गाड़ी को मल्होत्रा मेंशन यानी कि अपने ठीक घर के बगल में मोड़ लिया था और अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ पार करते हुए क्रिश के पास आते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुझे, शांत हो जा, हम साथ में मिलकर के समझा देंगे उसे सब। वही क्रिश अपने हाथ में लिए फ़ोन को उनकी तरफ मोड़ करके कहता है, आप टेक्स्ट देखो, क्या भेजा है उन्होंने मुझे। अर्जुन पढ़ते हुए कहते हैं, कल मरने के लिए तैयार रहना। ओह, मतलब रात में ये बंदा निकल आया। यार मैंने तो सोचा था कि रात में कुछ अच्छा होगा, उसके बाद से सुबह तक उसका मूड अच्छा हो जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर के समझा लेंगे उसे। कृष्ण कहता है, हम दोनों कुछ नहीं कर रहे, जो करेंगे आप करेंगे, मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। वो आपको नहीं मारेंगे लेकिन मुझे तो जान से भी मार सकते हैं, एक बार भी नहीं सोचेंगे। और मैं अपने माँ बापा का लौता बेटा हूँ, बस एक ही बच्चा, और अभी तक शादी भी नहीं हुई है मेरी। अर्जुन उसको इतना प्यार से रोता हुआ मुंह बनाकर देखते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो। समारा कपड़े तो पहन चुकी थी लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं आ रही थी, जैसे नोटिस करते हुए अंश भी तैयार होकर के समारा से कहते हैं, मैं नहा कर चेंज कर चुका हूँ और अभी तक तुम कमरे में कर क्या रही हो। अंश तेज से जैसे ही चिल्लाए थे समारा मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार थोड़ा देर और कमरे में नहीं रह सकती, उनको देखने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। कहाँ फंसा दिया भगवान, मैं क्यों मान गई शादी के लिए। वह हिम्मत करते हुए अपने हाथों से दरवाज़ा खोलती है और अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगती है। उसे नहीं पता था कि अब अंश का क्या रिएक्शन होने वाला है और अब वो किस बात को लेकर के उसे डांटेंगे। अंश ने इस वक्त कॉलरदार ब्लैक टी शर्ट पहन रखा था, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था और उसके साथ मैचिंग में उन्होंने आज वाइट कलर का पैंट पहना हुआ था, हाथ में वॉच
बाल को सेट करते हुए वो जेल लगा करके अभी मिरर में देख रहे थे, तभी पीछे से आ रही समारा की तरफ देख कर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वॉट अ परफेक्ट चॉइस आई हैव। ये सुनकर समारा उसी मिरर की तरफ ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या, किसको बोल रही है? अंश उसकी बातों को सुनते हुए पीछे मुड़कर कहते हैं, दोनों को बोल रहा हूँ, दोनों मेरी ही तो चॉइस है। सुनो, अब अच्छे से तैयार हो, जैसे कि एक वाइफ तैयार होती है। डार्क चॉकलेटी लिपस्टिक मुझे काफ़ी पसंद है, और मुझे ज़्यादा चूड़ी वगैरह पहनना पसंद नहीं है, तो दैट्स योर विश, बट या एक बेहतरीन चीज़ है तुम्हारे लिए मेरे पास। और ये बोलकर वो उसके कमर पर एक वेस्ट चेन ले आकर के पहनाते हुए कहते हैं, इसे हमेशा पहना करो। आई रियली वांटेड टू से विद दिस वेस्ट चेन ग्रैबिंग योर वेस्ट, एंड वन थिंग मोर, मेरे हाथ के अलावा अगर तुम्हारे कमर के कोई इतना करीब रह सकता है तो सिर्फ वो ये वेस्ट चेन है, इसे हमेशा पहनना। सवालों में डूबी हुई समारा बस अंश को देखे जा रही थी, और वहीं अंश जो कि उसको अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तैयार होना शुरू करो, मैं आता हूँ। वहीं अंश जो कि अब नीचे आने लगे थे, हाथों में इस वक्त उन्होंने अपने फ़ोन को पकड़ रखा था और फ़ोन पर ही कुछ देखते हुए स्क्रॉल करते हुए वो नीचे की तरफ आ रहे थे। उनके आते ही इस वक्त जयचंद्र भी सावित्री जी के साथ अपने कमरे से बाहर निकल करके सीढ़ियाँ ही उतर रहे थे, और इस तरह अंश को काफ़ी जल्दी में कहीं जाता हुआ देख कर कहते हैं, क्या बात है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। वहीं अंश का इस बात पर बस हल्का सा गर्दन टिल्ट हो गया था। वो इस वक्त उनकी तरफ एक बार भी मुड़कर तो नहीं देखे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाले हैं अंश। लेकिन फिर उनके ठीक सामने आती है उनकी प्यारी माँ, जो कि उनके लिए जल्दी जल्दी अपने हाथ में ट्रे लेकर के उनके नाश्ता लेकर आ रही थी। अंश उनको रोकते हुए कहते हैं, आपको किसने कहा ये सब काम करने के लिए? पैर में चोट लगी थी, अभी कुछ दिन पहले हाथ फ्रैक्चर हुआ था आपका। तब भी शालिनी जी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए कहती हैं, तुम बेटे हो मेरे, तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी, चलो फटाफट से नाश्ता। लेकिन तभी अंश अपना हाथ दिखाकर उनको रोकते हुए कहते हैं, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा इन लोगों को, हम पुणे चल रहे हैं। ये सुनते ही शालिनी जी थोड़ा परेशान होकर पीछे हल्का सा जयचंद्र और सावित्री जी की तरफ देखती हैं और फिर अंश से कहती हैं, बेटा अचानक से कम पूछ तो। लेकिन तभी अंश कहते हैं, अब तो आपकी परमिशन है मेरे पास, मैंने आपसे वादा लिया था, याद है ना, कि अगर मैं ये शादी करता हूँ तो आप मेरे साथ चलेंगे। और आपने बहुत पहले भी मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम शादी करोगे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे मेंशन में चलूँगी, और अब आप वो कर नहीं सकते। एंड डोंट वरी, मैं आपके प्यारे पति को भी साथ में लेकर चलूँगा, उनकी भी तो खातिरदारी करनी है ना मुझे। ये सुनकर शालिनी जी पहले तो थोड़ा अजीब सा मुँह बनाई थी, लेकिन तभी अंश उनको अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तब तक आप इन लोग के मुंह में नाश्ता ठूसिए, मैं आता हूँ ज़रा बाहर से। बाहर इस वक्त अर्जुन जो कि क्रिश को ज़बरदस्ती पकड़ करके अंदर की तरफ ले आ रहे थे, लेकिन क्रिश बार बार अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, रहने दीजिए ना, आप जा कर के पहले बात। लेकिन जैसे ही वो देखा था कि अंश खुद ही बाहर की तरफ आ रहे हैं, वो भी काफ़ी तेज़ कदमों से, और ऐसे तो वो सिर्फ तभी चला करते थे जब उनके दिमाग पर दोबारा से सनक सवार हो गया हो। वो जल्दी से अर्जुन के पीछे आते हुए कहता है, संभाल लीजिएगा सर, मैं आपके भरोसे जिंदा रहूँगा। ऐसे अंश अपने कदम को रोके थे, उनके ठीक सामने इस वक्त अर्जुन खड़े थे और अर्जुन के पीछे क्रिश। अंश अर्जुन से कहते हैं, ये मेरा प्रोफेशनल मामला है, दूर रहो इससे अर्जुन। अर्जुन जो अपना हाथ दोनों आगे बढ़ाकर अंश के हाथों पर रखते हुए कहते हैं, कम ऑन प्लीज़, मेरी बात एक बार सुन ले। अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, नो, मैं उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुझे कोई आइडिया भी है कितना बड़ा केयरलेस इंसान है ये? नौकरी से तो तुम अब जा रहे हो क्रिश, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को कौन बचाएगा? मुझे तरस आ रही है तुम पर। तुम सही सलामत है, एंड स्टिल यू आर नॉट रिसीविंग माई कॉल्स, नॉट इवन रिप्लाइंग माई टेक्स्ट। मैं कल उस लड़की के साथ था जिससे मैं खोना नहीं चाहता, समारा मेरे साथ थी क्रिश। यू नो वॉट आई वॉज थिंकिंग, मुझे लगा था कि मेरे किसी ड्राइवर ने कोई ट्रैप बिछाया है मेरे लिए। अरे मैं अकेले मरता तो मरता, लेकिन उसको लेकर के नहीं मर सकता था ना। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? उस लोकेशन पर अगर रेयांश अग्निहोत्री का वो छोटा सा विला नहीं होता तो रात भर हमें सड़क पर बिताना पड़ता।
एंड फॉर मी इट्स नॉट स्केरी, बट फॉर हर तुम नहीं बचने वाले क्रिश। तभी अर्जुन जो अंश को रोकते हुए कहते हैं, अंश अंश मेरी बात। लेकिन तभी अर्जुन को काफ़ी ज़ोर से अंश धक्का मारे थे, जिससे क्रिश तो पीछे की तरफ से गिर गया था। लेकिन अर्जुन जो जैसे तैसे करके खुद को संभालते हैं और काफ़ी गुस्से में अंश की तरफ घूरते हुए कहते हैं, अब तेरा हद पार हो रहा है अंश, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। वहीं अंश कहते हैं, तो किसने कहा है बर्दाश्त करने के लिए, हटना तो साइड। क्रिश थूक अटकते हुए कहता है, ये सर को क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं करते थे। अर्जुन जो काफी गुस्से में कहते हैं, कैसे हो जाऊं साइड जब गलती मेरी है उसकी नहीं। कृष्ण ने कुछ नहीं किया है अंश, मैंने उससे कहा था कि वो तुझ पर नजर रखे, तू सेफ रहता, मगर मैं चाहता था कि तू और तेरी वाइफ। लेकिन तभी बीच में ही अंश अर्जुन के कॉलर को काफी जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तो तूने बोला था ये सब करने के लिए। अर्जुन अपने सिर को हाँ मिलाते हैं और अंश के हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ही बोला था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम दोनों। लेकिन तभी अंश उनको बीच में रोकते हुए कहते हैं, किसने कहा था, किसने कहा था, तू बाप है मेरा, क्या लगता है मेरा, इतनी हमदर्दी क्यों है मेरे से। और हम जैसे भी चल रहे थे एक दूसरे के साथ अपने सफ़र को काट लेते। इवन मैं उसके साथ बहुत ही पोलाइट था, सिर्फ कल तक। और कल रात मेरा वहाँ पर रुकना मेरे लिए बहुत ही, आई डोंट नो व्हाट द हेक इज हैपनिंग विद मी, बट दोबारा से मेरा वही गुस्सा ट्रिगर हो रहा है जिससे मैं डरता हूँ। तुझे कोई आइडिया नहीं अर्जुन, तूने ये जो प्लान किया ना, इट्स गोना जस्ट मेक हर लाइफ हेल। आई एम स्केयर्ड फॉर हर, मैं पता नहीं क्या करूँगा उसके साथ। ये सुनते ही अर्जुन जो अंश को रिलैक्स करते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तेरा, वो जो 1 साल पहले तुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो दोबारा से। अंश कहते हैं, यस एग्जैक्टली, मैं गुस्से में कुछ भी करने को राजी हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ अर्जुन, तू समझ रहा है ना। और ये बोलते हुए उनके माथे से पसीने गिरना शुरू हो गए थे, पूरे शरीर जो कि लाल पड़ने लगी थी। लेकिन तभी अर्जुन जो पीछे क्रिश को देखकर अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, ये ठीक नहीं है, वी हैव टू एडमिट हिम। लेकिन तभी अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, तू जा पहले मेंटल हॉस्पिटल अपने दिमाग का इलाज करवा, दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना तुझे। अर्जुन जो कि हल्का से पीछे होते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट वॉज माई फॉल्ट, बट मैंने तेरे लिए किया यार वो सब, मैं चाहता था कि तू उस लड़की से मूव ऑन। मैं तभी अंश पूछते हैं, कौन सी लड़की। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना था वो जल्दी से खड़े होकर कहता है, हैं। तभी अर्जुन जो कि उसको घूरे थे और फिर अंश की तरफ देख कर कहते हैं, अंश तुझे याद नहीं है। अंश कहते हैं, वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सी लड़की। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या अंश ये सब कुछ किसी रूड ऑरा में या फिर अपने एटीट्यूड को संभालने के लिए बोल रहे हैं, या फिर वाकई उन्हें वो लड़की याद नहीं है जिसके पीछे उन्होंने अपने 2 साल को बर्बाद कर दिया। अर्जुन जो कि अपने हाथ को ले जाकर के अंश के कंधे पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, अंश मैं नायरा की बात कर रहा हूँ। जैसे ही अर्जुन ने नायरा का नाम लिया था, अंश जो कि अजीब से स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहते हैं, नायरा, फिलहाल मेरे लिए नायरा या समायरा सिर्फ एक ही लड़की है, समझ रहे हो तुम, उसके अलावा मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। और क्रैश, मुझे तुम मेरे ऑफिस के 500 मीटर के एरिया में नज़र नहीं आने चाहिए कभी भी। जैसे ही कृष्ण ने सुना था वो ज़ोर से अर्जुन के हाथ को पकड़ करके अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, बचा लो मेरी नौकरी को, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बात करूँगा तो मारपीट हो जाएगी। एक दिन अगर तुझे नौकरी से निकाल रहा है तो निकल जा, कल तक देखता हूँ कुछ। लेकिन तभी कृष्ण खड़े होते हुए कहता है, मैं तो सर का दोस्त भी नहीं हूँ, नितिन को एक बार निकाला था, अब तक शायद वापस नहीं लिया उसे, मुझे कहाँ से लेंगे यार। सर प्लीज़ 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 कुछ करिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों का लोन ले रखा है, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं लोन कैसे चुकता करूँगा, मेरा घर चला जाएगा, मेरी गाड़ियाँ चली जाएंगी, मेरे घर वाले और साथ में मैं भी सब सड़क पर आ जाएंगे। और वह इमेजिन करते हुए अपने आप को ऐसा बेकारी भी देखने लगा था। अपने हाथ में लिए कटोरा को आगे बढ़ाता है और उसको कोई भी लड़की भाव भी नहीं दे रही थी। और ये सब सोच करके वो काफ़ी ज़ोर से दोबारा से अर्जुन के पैर पकड़ते हुए कहता है, मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवाइए सर। तभी अर्जुन जो कहते हैं, अरे 1 मिनट यार, पहले समझने तो दे कि आखिर अंश के साथ प्रॉब्लम क्या है।
क्या हो गया ऐसे अचानक से? ऐसा भी क्या हुआ था कल रात जो अंश का गुस्सा दोबारा ट्रिगर? एक मिनट क्रिश, खड़े हो यार पहले। एक क्रिश जल्दी से खड़े होता है और फिर अर्जुन की तरफ देखकर पूछता है, क्या कोई आइडिया मिला सर? अर्जुन जो कहते हैं, ऐसा क्या हुआ था कल रात जो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया? यह सुनकर ये क्रिश जो कहता है, अब कल उस झोपड़ी जैसे घर में अंदर क्या हुआ ये हम लोग को कैसे पता होगा सर? अर्जुन इस बात पर धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, नहीं क्रिश, ये जो भी कुछ हुआ है वो अचानक से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। एक काम करो, मेरी बात करो रेयांश अग्निहोत्री से, अगर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाए तो। कल रात अंश कैसा था, किस तरह बिहेव कर रहा था, और जहाँ तक मुझे पता है अंश ने कई बार बताया कि उसे गुस्सा अचानक नहीं आता, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर करता है और फिर किसी और चीज़ पर उसका गुस्सा निकलना शुरू होता है, और एक बार उसे गुस्सा आना शुरू किया तो वो 10-15 दिन तक ऐसे ही रहता है। उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्रिश। क्रिश यहाँ अपनी नौकरी को लेकर परेशान होते हुए कहता है, मतलब मेरे 15 दिन तक नौकरी वापस आने का कोई चांस नहीं है? अभी तो मैं टिंडर पर सोच रहा था कोई लड़की ढूंढ लूँ, अब क्या बोलूँगा, मैं तो बेरोजगार हो गया सर। अर्जुन किसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, जब तक तुम्हें वहाँ काम नहीं मिल रहा है तो मेरे यहाँ काम कर लो, बट एज अ जूनियर असिस्टेंट। बातें करते करते वो लोग अंदर आ गए थे और अभी भी अर्जुन का दिमाग जो कि बस इसी बात को लेकर के घूमे जा रहा था। तभी शालिनी जी जो कि अर्जुन को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, अच्छे वक्त पर आ गए, चलो आ जाओ, नाश्ता लगा देती हूँ मैं। लेकिन अर्जुन अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ। वैसे अंश कल रात कब तक आया था? ये सुनते ही जयचंद्र जो कहते हैं, हमें क्या पता होगा, आपकी तरह थोड़ी ना है वो, पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, हवा हो गए। शादी होने के बाद हमें लगा था कि सुधर जाएंगे, लेकिन उनका सुधरना, ऐसा लगता है मैंने भगवान से क्या ही मांग लिया है। अर्जुन दादाजी को शांत करते हुए कहते हैं, आप परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सामने बैठा क्रिश अपने चेहरे को धीरे से नाम हिला दिया था, जैसे उसे तो कोई उम्मीद ना हो इसकी। आज भी बार बार अपने दिमाग पर यही जोर डाले जा रहे थे, आखिर उन्हें गुस्सा वाकई ही किस बात से आना शुरू हुआ। बार बार उनका दिल ये कह रहा था कि वो समारा को हर्ट ना करें और ना ही उस पर इतना ज़ोर से चिल्लाएं, क्योंकि वो डर रही है उनके गुस्से से। लेकिन उनका दिमाग जो कि अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था, वो जैसे ही काफ़ी ज़ोर से दरवाजे को मार करके अंदर की तरफ खोले थे, समारा जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा अंश ने कहा था। होठों पर काफ़ी डार्क लिपस्टिक, उसके गोरे गोरे फेस जो कि बाकी तरह से बिल्कुल सिंपल थे, आंखों में हल्का सा काजल, हाथों में हल्की फुल्की चूड़ियाँ, गले में उनके नाम का मंगलसूत्र और अभी अपनी मांग में वो सिंदूर भर ही रहे थे। तभी अंश उसके हाथ से डिब्बी छीनते हुए अपने हाथ से उसकी मांग भरते हुए कहते हैं, मिसेस मल्होत्रा लग रही हो, गुड, ऐसे ही मेरी बातें माना करो, मुझे अच्छा लगता है, और अगर नहीं मानोगी तो। समायरा जो कि अपने चेहरे को सामने शीशे की तरफ करते हुए कहती है, ऐसा नहीं होगा, मैं अब ज़रूर मानूंगी, मैं क्यों नहीं मानूंगी। अंश उसके गाल को हल्का सा पकड़कर पिंच करते हुए कहते हैं, गुड गर्ल, नीचे नाश्ता लग गया, जाओ घर के सबके साथ बैठो, मैं भी आता हूँ। समायरा बिना कुछ भी बोले, बिना कुछ सुने तुरंत ही कमरे से बाहर निकलती है, और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली थी, अंश काफ़ी ज़ोर से अपने सर के बालों को अपने हाथों ही पकड़ते हुए कहते हैं, ओह, मैं क्या करूँ। और फिर वो सारी बातों को रिवर्स करके सोचने लगे थे। वैसे तो वो ये कल रात से कर रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें वो असल वजह मिली नहीं थी जो कि उन्हें वाकई इतना परेशान कर रही थी। अभी दरवाज़ा खोल करके समारा बाहर की तरफ निकली थी, लेकिन तभी समारा के ठीक सामने इस वक्त कोई और पड़ गया था, क्रिश और अर्जुन। अर्जुन जो समारा को इस तरह बिल्कुल शांत पता देख करके कहते हैं, तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन तभी क्रिश जो काफ़ी जल्दी में पूछता है, सर ने कुछ किया तो नहीं, मारा वारा तो नहीं ना आपको? अर्जुन जो कि क्रिश का हाथ दबाते हुए कहते हैं, क्रिश बिहेव योरसेल्फ, ऐसे ही नहीं अंश तुमसे चढ़ता है, चलो। समारा बिना कोई जवाब दिए नीचे की तरफ जाती हुई और वहीं अर्जुन आकर के अंश के पास बैठ गया था। अर्जुन तो अंदर कहा गया था, लेकिन क्रिश अभी भी चुपचाप बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे के अंदर जा पाए। अंश उस तक चुपचाप सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए बैठे थे और अपने दोनों हाथों को बैक रेस्ट पर टिकाए हुए अपने सिर को सीलिंग की तरफ किए हुए थे। आंखें उनकी इस वक्त तो बिल्कुल बंद थी।
जैसे वो किसी गहरे मेडिटेशन में हो। अर्जुन के आते ही अंश, जो कि बस उन्हें चुपचाप रहने का इशारा कर दिए थे, और वहीं वो बार बार किसी बात को रिवर्स करते हुए कहते हैं, कल कुछ अजीब हुआ था क्या मेरे साथ? अर्जुन इस बात को सोचते हुए कहते हैं, मैं भी वही सोच रहा था और यही पूछने आया था। कल कुछ अजीब हुआ था तेरे साथ? अंश अपनी आंखों को खोलकर अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं शुरुआत से ही ऐसा था। मुझे बदलने की कोशिश मत करो। और वो अपने हाथ में अपने फाइल्स को लेते हैं और साथ ही दूसरे हाथ में अपने फ़ोन को, और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकले थे, उनका ठीक सामना इस वक्त क्रिश से होता है, जो कि जाकर के चुपचाप बाउंड्री से जल्दी से जाकर के टिक गया था। अंश उसको हल्का सा घूरे थे, और वहीं क्रिश, जो कि जल्दी जल्दी अंश के पीछे आते हुए कहता है, सॉरी सर, सर आई एम रियली सॉरी सर। सर आपको जितना डांटना है आप डांट लीजिए सर, आप थप्पड़ भी मार लीजिए सर, प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए सर। आपके गुस्सा इस तरह चुपचाप शांति से, मैं जब तक आपकी डांट नहीं सुनता हूँ मेरा दिन का, सर सर प्लीज़ सर मेरे दिन की शुरुआत तो कर दीजिए सर। अंश काफ़ी गुस्से में बाहर की तरफ जाते जाते रुक गए थे, और तभी उनका ध्यान, जो कि डाइनिंग चेयर पर बैठी समारा की तरफ जाता है, जो कि बस चुपचाप शांति से शालिनी जी के बगल में बैठे बात कर रही थी। अंश उसकी तरफ देख करके हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल लाते हैं, और यह स्माइल बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं थी। वो जा करके सबके सामने ही समारा की गालों को पकड़ करके अपनी तरफ घुमा करके उसे किस करते हुए कहते हैं, जा रहा हूँ, आज शाम तक हम पुणे के लिए निकलेंगे। तुम रेडी रहना, और जब मैं आऊँ तब भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी प्यारी से स्माइल बरकरार रहे, और दिखने में भी बिल्कुल ऐसे ही रखना, बिल्कुल मैसी हेयर नहीं, आई हेट मेस। और ये बोलते हुए वो इस वक्त जयचंद्र को ही घूर रहे थे, साथ में शेखर को भी, और वो जाते जाते एक ऐलान करते हैं, शाम तक हम पुणे मेंशन निकल रहे हैं, मतलब मैं, मेरी माँ, उनके पति और मेरी बीवी। ये बोलते बोलते वो निकल गए थे बिना किसी का जवाब सुने। तभी शेखर, जो काफ़ी ज़ोर से टेबल पर मारते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे मुझे लेकर जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ। जयचंद्र, अर्जुन, कृष, सबके सब इस वक्त शेखर की हालत देख पा रहे थे। वहीं इस बात पर हल्का सा शालिनी जी को भी हंसी आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से शेखर अंश से डर रहे थे। जयचंद्र उनको डांट लगाते हुए कहते हैं, वो आपके बाप हैं या आप उनके बाप हैं, कंट्रोल करके रखिए उन्हें। शेखर, जो कि गिल्ट में अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, उनको कोशिश ज़रूर करूँगा मैं, लेकिन आप तो जानते हैं पिताजी वो किस तरह का लड़का है, कभी कभी तो डर लगता है उससे और उसके सनक से। क्रिश, जो कि ज़बरदस्ती आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और तब तक गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता जब तक अंश उसको माफ़ नहीं किए थे। उसने बस अपने चेहरे को अंश के पैरों के पास झुकाया हुआ था, और वो अपने हाथ को ले जा करके बार बार उनके पैरों पर रखते हुए कहता है, सर माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गई, आइंदा से कभी आपके अलावा किसी और का ऑर्डर फॉलो नहीं करूँगा सर, सच्ची में सर, आई एम रियली सॉरी सर। तभी अंश अपने आसपास के लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, जिस तरह से इस वक्त तुम मेरे सामने झुके हुए हो, लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। क्रिश, ठीक से बैठो। वही हुए क्रिश जल्दी से अपनी ड्राइविंग सीट पर अच्छे से बैठते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, ऑफिस में बहुत काम है सर। एक बार अंश उसकी तरफ घूरे थे, और वहीं वो कहते हैं, अगर मैं मना करूंगा तो तुम फिर झुक जाओगे। जैसे ही अंश ने बोला था, क्रिश तुरंत ही अंश के पैरों की तरफ झुकने वाला होता है, लेकिन तभी अंश उसका बाल पकड़ते हुए से अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, शांति से ठीक से बैठो और गाड़ी चलाओ, और मेरे केबिन में नजर मत आना वरना मार दूंगा तुम्हें। तभी क्रिश धीरे से कहता है, मैंने इसीलिए आपकी गन छुपा दी है सर, मुझे पता है जब आप गुस्से में होते तो उसे ही ढूंढते हैं। फाइनली अब जैसे ही अंश का ऑफिस पहुंचा था, वहां पर पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी होती है, और अंश, जो कि के साथ अंश, जो कि बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं, और वहीं क्रिश के कंधे पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है क्रिश। क्रिश ने जैसे ये सुना था, उसकी स्पीड एकदम से रुक गई थी, और वो थोड़ा देर अपनी जगह पर रहता है और आसपास के लोगों की तरफ देख कर कहता है, आज मैं नीचे ही रहता हूँ, वैसे भी नीचे भी बहुत काम है।